नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल न्यूज। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। टोटल हेल्थ के एक और सेहत भरे एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सर्दी के सितम की। सर्दी का मौसम अपने साथ सेहत से जुड़ी कई परेशानियां लेकर आता है, लिहाजा जरूरी है कि सर्दियों के इस मौसम में आप अपना और अपनों का रखें खास ख्याल, वरना खांसी, जुकाम और बुखार जैसी बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। दरअसल हर उम्र के लोगों को बदलते मौसम में अपना खास ध्यान रखने की जरूरत होती है, खास चीजों का एहतियात बरतने की आवश्यकता होती है। लेकिन बुजुर्गों और बच्चों को ठंडी हवाओं से बचाकर रखें। कैसे बचे सर्दी के सितम से, बताएंगे हम आपको टोटल हेल्थ में, क्योंकि हम करते हैं आपकी केयर। सर्दी के मौसम में हम अपना और अपनों का कैसे ख्याल रखें, दिल का कैसे ख्याल रखें, इस पर हमें और आपको जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विशाल रस्तोगी, जो कार्डियोलॉजिस्ट हैं। डॉक्टर रस्तोगी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अपर्णा। डॉक्टर रस्तोगी, डिटेल में आपसे जानेंगे कि सर्दी जो है इतनी सारी अपने साथ बीमारियां लेकर आती है, परेशानियां हमारे लेकर आती है, उनसे कैसे बचा जाए। लेकिन उससे पहले दर्शकों को एक रिपोर्ट दिखा देते हैं। इस रिपोर्ट पे बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलेंगी, इसलिए गौर से देखिए। खांसी, जुकाम और बुखार कुछ ऐसी ही बीमारियों के साथ शुरुआत होती है सर्दी की। शुरू में हम इन्हें छोटी बीमारियां समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये छोटी छोटी बीमारियां बड़ी परेशानियां बन जाती हैं। यूं तो सर्दी में किसी को भी बुखार या खांसी, जुकाम हो सकता है, लेकिन बच्चे और बुजुर्ग सर्दी की चपेट में जल्दी आ जाते हैं। इसकी वजह बच्चे और बुजुर्गों का कमजोर इम्यूनिटी सिस्टम है। सेहत में सबसे ज़्यादा होता है कि बहुत लोगों को ज़ुकाम हो जाता है, गला ख़राब होता है, छाती में खांसी आती है, वो सब सीज़नल है। और चीज़ें जैसे हो सकती है, जैसे ब्रोंकाइटिस हो सकता है, निमोनिया हो सकता है। जिन लोगों को पहले से ही फेफड़ों की तकलीफ़ है, जैसे कि सीओपीडी है या फिर दमा रहता है, वो बढ़ सकता है। और जो मरीज़ है, जो कि छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको थोड़ा-सा केयरफुल रहना पड़ता है, स्पेशली इस सीज़न के लिए, क्योंकि उनकी भी बीमारियां बढ़ सकती हैं। सिर्फ खांसी, जुकाम ही नहीं, बल्कि इस मौसम में दमा और दिल के मरीजों के लिए खतरा बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में खून में मौजूद प्लेटलेट्स आपस में तेजी से चिपकती हैं, जिससे हार्ट की नसें सिकुड़ने लगती हैं। चेस्ट इन्फेक्शन भी तेजी से होता है। जिन लोगों का हार्ट कमजोर होता है, इस मौसम में उनका ब्लड प्रेशर बढ़ने पर हार्ट फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सर्दियों के टाइम कुछ वायरल इन्फेक्शंस मुख्यतः बढ़ जाते हैं। इंडोर पोल्यूशन बढ़ जाता है। हम लोग हमेशा डरे होते हैं कि भाई अगर हम बाहर निकलते हैं सर्दियों में और ठंडी हवा चल रही है, वो डायरेक्टली प्रभावित करेगी और हम लोग पूरा अपने आप को कवर करके चलें तो शायद ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये थोड़ा सा मिथ है। अगर हम टेम्परेचर चेंज ऑफ टेम्परेचर, सडन चेंज ऑफ टेम्परेचर को अवॉइड कर पाएँ तो शायद बेहतरी होगी। काफ़ी जगह, काफ़ी स्टडीज़ में ये देखा गया है कि एक्सट्रीम कोल्ड में जो लोग रहते हैं उनमें भी इतने ज़्यादा निमोनिया या कंजेशन नहीं होते एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल एनवायरनमेंट जो हम लोगों का जैसे एनवायरनमेंट है, दिल्ली का है, इंडिया का है। इस मौसम में अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो पूरी सर्दी आराम से गुजर सकती है। बस जरूरत है खुद का और अपनों का ख्याल रखने की। चीज़ तो है, अपने आप को गर्म रखना चाहिए और रादर देन वेयरिंग के एक लेयर, मल्टीपल लेयर्स पहनने चाहिए कपड़ों के, चाहे वो एक दो लेयर हो, उससे एयर ट्रैपिंग हो जाती है और शरीर गर्म रहता है। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है। और अगर बाहर जा रहे हैं, आप दस्ताने पहने, कैप पहने, नेक पहने, बिकॉज ज़्यादातर जो बॉडी की हीट लॉस होती है हेड एंड नेक से होती है, उस एरिया से ज़्यादा होती है। और हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग सोचते हैं कि ठंडा अगर पानी पिएंगे तो ठंड ज़्यादा लगेगी, पर अपने आप को हाइड्रेट रखिए। शराब का यूज़ कम से कम रखिए, बिकॉज़ कई लोग ऐसे सोच रहे हैं कि शराब लेने से गर्माहट आती है। इनफैक्ट वो ज़्यादा परेशान कर सकता है, शरीर को डिहाइड्रेट भी कर सकता है और हीट लॉस भी कर सकता है। खान पान के साथ अगर रेगुलर एक्सरसाइज की जाए तो सर्दी में होने वाली बीमारियां आसानी से 9-2-11 हो जाएंगी और आप रहेंगे एकदम चुस्त और दुरुस्त।
टोटल न्यूज के लिए दिल्ली से पूजा राठौर शर्मा की रिपोर्ट। चलिए, रिपोर्ट आपने देख ली, अब डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर रस्तोगी, सर्दी का मौसम ये तो बहुत से लोगों का फेवरेट मौसम होता है क्योंकि हम ज़्यादा खाना चाहते हैं, हमें चीज़ें ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं और कहते हैं कि मूड भी अच्छा रहता है। लेकिन पिछले कुछ सालों से सर्दी के इस मौसम में बहुत सारी बीमारियां हमें घेरने लगी हैं, ज़्यादा परेशान रहने लगे हैं, ऐसा क्यों? सर्दी का मौसम यूँ तो बहुत अच्छा मौसम होता है और ख़ास तौर से जो लोग गर्म एनवायरनमेंट में रहते हैं उन लोगों के लिए बड़ा रिलीफ का मौसम आता है। लेकिन सर्दियाँ अपने साथ एक नई तरह की बीमारियाँ लेकर आती हैं, जैसा कि आपने अभी देखा कि वायरल इन्फेक्शन कोल्ड और कॉफ के फॉर्म में ज़्यादा होने लगते हैं। इसके साथ ही ब्लड प्रेशर लोगों का बढ़ जाता है और उससे हार्ट पे बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके अलावा ठंड एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारी नसों को सिकोड़ने का काम करती है। जैसे ही हमें ठंड का एक्सपोजर होता है उस समय हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं हार्ट अटैक के लिए। आपने सुना होगा कि इस मौसम में बहुत सारे लोगों को सडनली हार्ट अटैक हो जाता है और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इसलिए ठंड से बचना बहुत ज़रूरी है। आपने देखा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि हमें अपने शरीर को ढक के रखना चाहिए और महत्वपूर्ण ये है कि अपने शरीर को जिस समय घर से निकलते हैं उसी समय ढक के चलें, क्योंकि उस समय जो बीच का पीरियड है लोगों को लगता है कि जिस वक्त थोड़ी गर्मी थोड़ी सर्दी लगेगी तब कपड़े पहन लेंगे, बाहर निकल के पहन लेंगे, लेकिन जिस वक्त घर से निकल रहे हैं उसी वक्त अपने आप को ढक लें, जिससे कि वो इंटरवीनिंग पीरियड में आपको अचानक टेम्परेचर चेंज होने से प्रॉब्लम ना हो। डॉक्टर रस्तोगी, ये तो आपने बहुत अच्छी बात बताई किस तरह से हमें प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, लेकिन अगर प्रॉब्लम हो गई है तो फिर दवा लेती है, हम ट्रीटमेंट करवाते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ना हो उससे पहले कैसा अपने ख्याल रखें, किन चीज़ों पर ध्यान दें, क्योंकि घर में बच्चे भी होते हैं, बुजुर्ग भी होते हैं, दोनों ही ज़्यादा कह सकते हैं कि सॉफ्ट टारगेट होते हैं बीमारियों का। ठंड से बचाव के लिए हमें अपने घर का एनवायरनमेंट थोड़ा गर्म रखना चाहिए। हमें ऑयल हीटर यूज़ करने चाहिए, क्योंकि कन्वेक्टर वाले जो हीटर होते हैं या जो हीट रेडिएटर्स होते हैं उनसे डिहाइड्रेशन बहुत ज़्यादा होता है। और हमें पानी ज़्यादा पीना चाहिए, जिससे कि डिहाइड्रेशन अगर हो भी रहा है, हमारे शरीर से हीट लॉस हो रहा है तो उसको हम रिप्लेनिश करते चलें। साथ में इन्फेक्शन को अवॉइड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हैंड सैनिटाइज़र्स का यूज़ करें। जैसा ठंड की वजह से हम क्लोज एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहना चाहते हैं, ज़्यादा लोग एक कमरे में होते हैं और उसकी वजह से इन्फेक्शन भी एक दूसरे को ज़्यादा आसानी से लग सकता है। और साथ में इम्यून सिस्टम हमारा वीक हो जाता है, क्योंकि जिस जगह पर ब्लड सप्लाई ज़्यादा पहुंचती थी पहले और वायरस वहां से एंटर नहीं कर पाता था, अब वहां पर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंचती, बिकॉज ब्लड अब हम अंदर सर्कुलेट ज़्यादा करता है, जिससे कि हीट लॉस ना हो और उसकी वजह से इम्यूनिटी लो हो जाती है और वायरस का इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए आपस में अगर किसी को इन्फेक्शन हो गया है तो एक रुमाल और उसका इस्तेमाल करें छींकने के लिए या खांसने के लिए, और हाथों के अंदर ना छींक करके हम अपने कोहनी के अंदर छींकें, जिससे कि हम अगर एक दूसरे को टच कर रहे हैं या कुछ किन्हीं चीज़ों को टच कर रहे हैं तो हमारा इन्फेक्शन दूसरे को ना फैले। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इन्फेक्शन का बचाव। और बुज़ुर्गों में और उन मरीज़ों में जो कि ससेप्टेबल हैं बाकी बीमारियों के लिए, जैसे हार्ट की बीमारियों के लिए, तो उनको ज़रूरी है कि वो अपने आप को ढक के रखें और अगर बाहर निकलना ज़रूरी है तो अच्छे से कपड़े पहनें और उसके बाद में हैवी एक्सर्शन ना करें, क्योंकि अगर हम नसें हमारी सिकुड़ गई हैं और हार्ट को ब्लड सप्लाई कम पहुंच रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ गया है, और अगर हम एक्सर्शन करेंगे तो ये सारे फैक्टर्स डबल हो जाएंगे और उस वक्त हमें हार्ट अटैक का सबसे ज़्यादा खतरा होगा। डॉक्टर रस्तोगी, अगर हम बात करें घर के बुजुर्गों की, तो क्योंकि सर्दियों के मौसम में कहा जाता है कि ड्यू टू सम रीजंस आप वॉक मत कीजिए, ज़्यादा एक्सरसाइज मत कीजिए, तो और देखा भी जाता है कि जो बुजुर्ग होते हैं वो या तो फिर रज़ाई में खुद को कवर करके रखते हैं, ज़्यादा फिजिकली एक्टिव नहीं रहते, तो ऐसे में भी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। यस, तो मैं अपने मरीज़ों को सबसे पहले यही सलाह देता हूँ कि अगर कोहरा ज़्यादा है और ठंड बहुत ज़्यादा है तो इस वक्त बाहर नहीं निकलना चाहिए और अपने घर के अंदर ही थोड़ी बहुत एक्टिविटी करते रहना चाहिए। लेकिन अगर अच्छी धूप निकली हुई है, ठंड कम है, तो हम बाहर निकल सकते हैं और एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूर ध्यान रखना है कि अनकस्टम्ड एक्सरसाइज ना करें, ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करें जो अब तक आपने नहीं करी थी और आप सबसे पहले जाड़ों में ही शुरू करना चाहते हैं। सो प्लीज़ पहले अपने आप को धीरे धीरे जेंटल वॉकिंग से शुरुआत करें या कुछ हल्के फुल्के व्यायाम कर सकते हैं, योगाभ्यास कर सकते हैं, जो कि आपको रोग से बढ़ने की ताकत को बढ़ाएगा। बिल्कुल, हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करेगा। और बच्चों की अगर बात करें, जिस तरह बुजुर्ग जो है सर्दी में रज़ाई में दुबक जाते हैं, अपने आप को छिपा लेते हैं, बाहर निकलना नहीं चाहते हैं, तो बच्चे हैं वो तो घर में रुकना ही नहीं चाहते हैं, तो उनके लिए हम किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? क्योंकि देखा गया कि बच्चे हमेशा भागते रहते हैं, उनका क्योंकि प्ले टाइम कम हो जाता है सर्दी के चलते, तो फिर वो घर में भी घूमते रहना चाहते हैं और कवर नहीं कर पाते खुद को, तो ऐसे में उनके लिए आप क्या टिप्स देंगे? मेडिकली अगर बच्चों को हमें इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करनी है तो उनका भी हमें यही ध्यान रखना होगा कि उनको हम पानी अधिक पिलाएं
और ख़ास तौर से न्यूट्रिशियस चीज़ें खिलाएं, विटामिन्स का ध्यान रखें खाने में, जिससे कि हमारे रोग से लड़ने की ताकत बढ़े। इसके अलावा कुछ वैक्सीन्स होती हैं, फ्लू वैक्सीन्स, जो कि हम सीज़न की शुरुआत में हमें लगानी चाहिए। एक निमोनिया वैक्सीन होती है और एक फ्लू वैक्सीन होती है। इन दोनों वैक्सीन्स को हमें लगाना चाहिए, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके। इस वैक्सीन का प्रयोग उन मरीजों को जो कि हार्ट की बीमारी के लिए ससेप्टेबल हैं या जो लंग्स की बीमारी के लिए ससेप्टेबल हैं, उनको भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए, जिससे कि इन्फेक्शन कम से कम हो और शरीर डिस्टेबलाइज ना हो। डॉक्टर रस्तोगी, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि धूप की आपने बात करी, क्योंकि हम लोग जो अब जिस तरह का स्ट्रक्चर हो गया, इंफ्रास्ट्रक्चर, हम लोग धूप बहुत कम ले पाते हैं, लेकिन कई बार धूप लेते भी हैं तो ऐसा होता है कि हम टाइमिंग का ध्यान नहीं रखते हैं कि हम 12 बजे के बाद अगर फ्री हैं तब धूप ले रहे हैं। तो क्या सर्दियों के इस मौसम में आप एडवाइस करेंगे कि हम दिन भर धूप लें या फिर उसके लिए भी कोई सेट टाइमिंग्स हैं? धूप एक ऐसी चीज़ है जो कि हमारे शरीर को विटामिन डी देती है। विटामिन डी शरीर के कई सारे रोग से लड़ने की ताकत बढ़ाता है, कई सारे हार्मोन्स और एंजाइम्स के बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। सो विटामिन डी एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें केवल सनशाइन से मिल सकती है या फिर हम आर्टिफिशियली उसको ले सकते हैं। आर्टिफिशियली हम ये खासतौर से हमने देखा है अपने सारे मरीजों में कि विटामिन डी बहुत कम होता है और उसको हमें आर्टिफिशियली देना पड़ता है। उसकी वजह आपने बिल्कुल ठीक बताई कि आजकल के हमारे हाई राइज बिल्डिंग्स हैं जिनके अंदर धूप बिल्कुल नहीं मिलती है, और ख़ासतौर से जो लोग सुबह से लेकर के रात तक ऑफिसों में बंद रहते हैं, उनके लिए धूप का मिलना इम्पॉसिबल हो जाता है। तो ख़ासतौर से अगर छुट्टी का दिन है, जैसे आज अच्छी धूप बाहर निकली हुई है, मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो बाहर जा कर के धूप में अपना थोड़ा टाइम बिताएं, एक्सरसाइज करें, खेलें, और इससे बहुत सारी बीमारियों को लड़ने से सहायता मिलती है। डॉक्टर रस्तोगी, कॉलर्स के जुड़ने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है हमारे साथ। फरीदाबाद से मुकेश हैं। मुकेश, अपना सवाल बताएं। हेलो जी, अपना सवाल बताएं मुकेश जी। करीब 1 महीने से खांसी बहुत जबरदस्त है। बलगम जो कफ जो जम जाता है अंदर, और सांस लेने में बहुत परेशानी होती है जी। कभी कभी सांस भी रुक जाता है करीब जी। मुकेश जी, आपको पहले से कोई सांस की बीमारी है? नहीं। ये पहली बार आपके साथ ऐसा हो रहा है? जी। देखिए, आपने अभी तक कोई एंटीबायोटिक का कोर्स किया है? एंटीबायोटिक ये लिया है, सिरप वगैरह? नहीं, सिरप तो खाली हमारे नसों को, ब्रोंक जो आपके छाती की सांस की नलियां हैं उनको डायलेट करने में काम करेगी या बलगम को ढीला करने का काम करेगी। ज़रूरी है कि अगर खांसी ज़्यादा पुरानी हो गई है तो अपने बलगम की जांच करा करके और एक एंटीबायोटिक का कोर्स लें। ये लेकिन काम डॉक्टर की सलाह से करें, क्योंकि एंटीबायोटिक्स एक ऐसी चीज़ है जिसको हमें अब्यूज़ नहीं करना चाहिए, और अगर हम कॉमन एंटीबायोटिक्स ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं तो धीरे धीरे उनसे हमारी जो इम्यूनिटी है वो ख़त्म हो जाती है और वो एंटीबायोटिक्स काम करना बंद कर देती हैं, बिकॉज उनसे बैक्टीरिया रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो अगर लंबे समय तक खांसी है, बलगम आ रहा है, तो बलगम की जांच करा करके एक एंटीबायोटिक का कोर्स लेना ठीक रहेगा। जी। लुधियाना से एक और कॉलर जुड़ गए हमारे साथ। अवतार सिंह जी हैं। अपना सवाल बताएं अवतार सिंह जी। हाँ जी, अपना सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है मैडम, भी मुझे ना 8-10 दिनों से ना कम से कम 18 दिन से कम खांसी तो नहीं है, खाली बाईं तरफ आँख से पानी बहता है और बाईं तरफ नाक से पानी बहता है जी, रेशा भी निकलता है जी, पतला। ये लक्षण कॉमन कोल्ड के हो सकते हैं। अगर आपको सिर्फ अभी पानी बह रहा है और अभी कोई और इन्फेक्शन वगैरह के चांसेस नहीं लग रहे हैं तो लगता है कि ये वायरल ही होगा और केवल एंटी एलर्जिक लेने से काम चल जाएगा। सो कुछ एंटी एलर्जिक दवाएं लेकर के, जैसे एलेग्रा या इस तरह की कोई दवा लेकर के आपको फ़ायदा हो सकता है, लेकिन अगर लंबे समय तक ठीक नहीं होता है तो डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होगा। जी बिल्कुल, डॉक्टर्स को यहाँ पर दिखाना बहुत ज़रूरी है। हम प्रॉपर कंसल्टेशन अवॉइड करते हैं कि ये लगता है कि कौन जाएगा, कभी ऐसी जो पेन किलर घर में होती है, एंटीबायोटिक्स होती है, वो यूज़ कर लेते हैं। डॉक्टर रस्तोगी, जो ट्रेंड आया है एंटीबायोटिक्स यूज़ करने का, हम तो खुद के ही डॉक्टर बन जाते हैं और दूसरों को इस्तेमाल करते हैं कि हमें फला दवाई से हेल्प हुई थी, आप भी वो यूज़ कीजिए, उसके लिए आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत कॉमन चीज़ होती है कि एक बार अगर कोई एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब हो जाए तो वो प्रिस्क्रिप्शन लोग बाग साल दर साल यूज़ करते हैं। पिछली बार खांसी हुई थी तो ये दवा खाई थी, अगले साल फिर खा लेंगे, उससे अगले साल फिर खा लेंगे, और ये एक सबसे बड़ा मेनस बन चुका है आज की डेट में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने
हिंदुस्तान का बहुत इस मामले में क्रिटिसिज्म किया है कि यहाँ पर तरह तरह के ऐसे बग पैदा हो गए हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के ओवर यूज़ की वजह से पैदा हुए हैं। तो प्लीज़ एंटीबायोटिक्स को ओवर यूज़ ना करें। वायरस इन्फेक्शन के लिए वैसे भी कोई एंटीबायोटिक नहीं होती और मोस्ट ऑफ द वायरल इलनेसेस जो हैं वो अपने आप सेल्फ लिमिटिंग होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर हम उनको एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो वो 1 वीक में ठीक होंगी, अगर नहीं खाएंगे तो 7 दिन में ठीक हो जाएंगी। कहने का मतलब कि एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी चाहिए और ज़्यादातर कोल्ड से रिलेटेड बीमारियां सेल्फ लिमिटिंग होती हैं, बिना एंटीबायोटिक के भी उनमें उतना ही असर आएगा। जी, लखनऊ से एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राकेश है हमारे साथ। राकेश, क्या है आपका सवाल? हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल है कि मेरे गले में मक्खी ऑलमोस्ट हो रहती है, खराश रहती है बहुत ज़्यादा। आपके गले में खराश रहती है हमेशा? हाँ, हमेशा रहती है वो। जी, उसके अलावा कोई और प्रॉब्लम नहीं है? प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। अबाउट 45 ईयर्स दिस टाइम। ये सीजनल है, कभी कभी ज़्यादा होती है या कभी भी हो जाती है? नहीं, ज़्यादा तो इतना नहीं, लेकिन सर कभी कभी मतलब वो रहती है, ऑलमोस्ट रहती है बस। देखिए, ये जो गले की खराश है ये यूजली एलर्जिक बीमारियां होती हैं और ये इन्फेक्शन से रिलेटेड नहीं होती। बॉडी के अंदर इस एलर्जीज होती हैं और ज़्यादातर इस मौसम में तरह तरह के नए नए फूल खिलते हैं, उन पॉलन से एलर्जी होती है या कुछ लोगों को फूड आइटम से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को कपड़ों से एलर्जी होती है। सो ये आपको चेक करना होगा कि आपको ज़्यादातर किस चीज़ से एलर्जी है और उस चीज़ को अवॉइड करें। आजकल एलर्जी टेस्ट भी अवेलेबल है जिसमें कि हम लोग ये जो कॉमनली हमारे कांटेक्ट में चीज़ें आती हैं उनसे बॉडी में एलर्जी टेस्ट कर सकते हैं और अगर इस चीज़ का पता लगता है कि किस चीज़ से एलर्जी है तो उसको अवॉइड करने से वो ठीक हो जाती है। अदरवाइज़ अगर नहीं पता चलता है तो एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने से भी फ़ायदा मिल सकता है। जी बिल्कुल, एक और कॉलर जुड़ गए हैं, सूरत से हमारे साथ हैं अपूर्व। अपूर्व, क्या है आपका सवाल? हेलो सर, मेरा जो मम्मी का आज घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द है, तो लास्ट 2 वीक्स पहले एक डॉक्टर को दिखाए थे ऑर्थोपेडिक, तो उन्होंने एक बेल्ट यूज़ करने के लिए दिए हैं और आपका कुछ दवाई दिए हैं, लेकिन अभी तक कुछ घुटनों में का दर्द कम नहीं हुआ है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं फर्दर? जी, घुटनों में दर्द है? हाँ जी, घुटने में दर्द जो है वो आपकी उम्र कितनी है? मेरी मम्मी का उम्र करीब 56 है। 56 है और वज़न ज़्यादा है क्या? नहीं, वजन नॉर्मल है। सो घुटनों में दर्द या गठियावात इस तरह की चीज़ें जाड़ों में बहुत ज़्यादा उभर जाती हैं क्योंकि हमारे, जैसे मैंने बताया कि हमारे शरीर में विटामिन की और कैल्शियम की अक्सर कमी रहती है। ये प्रॉब्लम उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा होती है जिनका वज़न ज़्यादा होता है या जो शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं रहते हैं या जो एक्सरसाइज नहीं करते हैं। सो दवाइयाँ खाना इसका बहुत ही टेम्प्रेरी इलाज होता है क्योंकि दवाई का असर रहने तक ही दर्द ठीक रहेगा। तो इसका इलाज करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप फिजियोथेरेपी करें जिससे कि आप घुटने की मसल्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और उसके बाद में घुटने का प्रॉब्लम ठीक हो सकती है। लेकिन अगर जोड़ से बिल्कुल पानी निकल चुका है या जोड़ की जो कार्टिलेज है, जो प्रोटेक्टिव लेयर है, वो घिस चुकी है तो फिर कई बार जोड़ को बदलना भी इसके लिए ज़रूरी होता है, जिसके लिए आपको अपने ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से सलाह लेकर के इलाज कराना चाहिए। जी, और मुंबई से कॉलर जुड़ गए हमारे साथ, शबाना है। शबाना, क्या है आपका सवाल? मेरे बेटे को ना 2 महीने से खांसी लगी हुई है, हॉस्पिटल में एडमिट भी करके लाई मैं, फिर भी ठीक नहीं हुई इसकी खांसी। जी, उम्र कितनी है बच्चे की? हेलो हेलो शबाना जी, आपके बच्चे की उम्र क्या है? 8 साल। 8 साल। सो ज़्यादातर वजह बच्चों में कॉमन कोल्ड और कॉफ की वायरल होती है जो कि यूजुअली सेल्फ लिमिटिंग होती है। इसके लिए ज़्यादातर कोई दवा की ज़रूरत नहीं होती, केवल गर्म पानी से गरारे या स्टीम देने से बहुत आराम मिल जाता है। लेकिन अगर ज़्यादा लंबे समय तक रहती है या बलगम आता है या बुखार आना शुरू होता है तो दवाओं की आवश्यकता पड़ सकती है। उसके लिए आपको एक पीडियाट्रिशियन से सलाह लेनी होगी। जी, डॉक्टर रस्तोगी, हम टेम्परेचर चेंज की बात कर रहे थे। जिस तरह से अचानक से टेम्परेचर चेंज होता है तो हम उसमें आते हैं तो फिर बीमारियां ज़्यादा हमें अटैक करती हैं। ऑयल हीटर का भी आपने जिक्र किया, अगर घरों में हम इस तरह अपने रूम टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं और फिर हम बाहर जाते हैं तो तब क्या उससे हमारी इम्यूनिटी पर असर नहीं पड़ता है? बहुत असर पड़ता है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। और सडन टेम्परेचर को चेंज को अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम बाहर निकल रहे हैं तो पहले से हमें तैयारी, क्योंकि अभी हमें गर्मी लग रही है तो मे भी हम कहेंगे कि अभी जैकेट बाहर निकलने के बाद पहन लेंगे। नहीं, आप
वो बाहर के टेम्परेचर का एंटिसिपेशन लेकर के, और तब आप पहले से ही कपड़े अंदर से पहने, अपने सिर, नाक और कान और गर्दन वगैरह को कवर करके तभी बाहर निकलें, क्योंकि बाहर निकलने में जो सडनली सर्दी आपको लगेगी उसका बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ेगा, जिससे कि हार्ट की समस्याएं, ब्रेन में स्ट्रोक होना और बहुत सारी सडन घातक बीमारियां हो सकती हैं। जी, चंडीगढ़ से एक कॉलर जुड़ गया हमारे साथ, राजेश जी। राजेश जी, क्या है आपका सवाल? हेलो जी, अपना सवाल बताएं राजेश जी। हाँ जी मैडम, मैं 1 महीना हो गया, खांसी नहीं ठीक हो रही। एक्सरे कराया, उसमें डॉक्टर ने कहा कि रेशा जमा हुआ है, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है। जी, तो 1 महीने की खांसी अगर है तो अपने बलगम की जांच जरूर कराइए। हमारे देश में ट्यूबरक्लोसिस बहुत ज़्यादा रैम्पेंट बीमारी है और ऐसे बहुत सारे लक्षणों के साथ प्रेजेंट करती है जो कि हम नहीं समझते कि ट्यूबरक्लोसिस के होंगे, लेकिन अगर लंबी खांसी है तो बलगम की जांच ज़रूर करानी चाहिए। और चेस्ट फिजियोथेरेपी, स्टीम और जो भी डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स प्रेस्क्राइब की हैं उनका सेवन कीजिए, आपको फ़ायदा होगा। जी, और चेन्नई से जुड़ गए हमारे साथ निजामुद्दीन जी। क्या है आपका सवाल? हमारा सवाल ये है मैडम, जो हमको ये कम से कम 3-4 साल से छींके बहुत आती, जी, तो इसके लिए क्या करना होगा? कंटिन्यू आती हैं फिर रुक जाती हैं, गर्मी हो या सर्दी में कुछ ज्यादा ही आती हैं जी, इसलिए क्या करना होगा? ये छींक जो भी है ये बिल्कुल एलर्जिक बीमारी होती है, और इसके लिए आपको देखना होगा कि किस चीज़ से एलर्जी है। किसी पर्टिकुलर स्मेल से एलर्जी है या पॉलन से एलर्जी है, और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिनसे एलर्जी हो सकती है। मैंने पहले भी अभी बताया कि एलर्जी टेस्ट भी कर सकते हैं, और एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने से आपको इसमें फ़ायदा हो सकता है, जिसमें कि मोंटेल्यूकास्ट और कोई एंटी एलर्जिक मेडिसिन लेने से फ़ायदा होगा। जी, और दिल्ली से कॉलर जुड़ गए, सुल्तानपुरी से हमारे साथ सचिन जी हैं। क्या है आपका सवाल सचिन? हेलो, नहीं, संपर्क नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर सोगी, यहाँ पर अगर जिस तरह हम बात करें कि जो बच्चे हैं या फिर हम हैं, जब सर्दियाँ बढ़ जाती है तो हमें बहुत नोज़ ब्लॉकेज की फीलिंग होती है कि नोज़ कंजेशन हो जाता है, तो ऐसे में जो इन्हेलर्स ज़्यादा हम इस्तेमाल करने लगते हैं, तो आप उन्हें कितना एडवाइस करेंगे? दो तरह के इन्हेलर्स आते हैं। एक तो नेज़ल ड्रॉप्स की आप शायद बात कर रहे हैं। 2 तरह के नेज़ल ड्रॉप्स आते हैं, जिनमें एक तो ऐसी होती हैं जो केवल प्योर सलाइन होता है और उससे वो नोज़ को क्लियर कर देती हैं। दूसरे होते हैं जो कि वेसो कंस्ट्रिक्शन करते हैं, जिससे कि नाक के अंदर जो सूजन बढ़ गई है वो कम हो जाती है और नाक खुल जाती है। तीसरे तरह के होते हैं जो कि स्टेरॉइड्स होते हैं। इनमें हमें जो सलाइन वाले नेज़ल ड्रॉप्स हैं वो तो बड़े आराम से हम लोग खुद ही यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी डॉक्टर की सलाह के यूज़ कर सकते हैं, और बहुत फ्रीक्वेंटली भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरी तरह के जो मैंने दोनों बताए, तो एक तो है टेम्परेरी रिलीफ के लिए जो कि आपकी नसों को वहाँ सिकोड़ देता है। उसका इस्तेमाल अगर हम बहुत ज़्यादा करेंगे तो नाक को परमानेंट डैमेज हो सकता है, इसलिए उसको वंस इन अ वाइल अवॉइड ले सकते हैं, बाकी अवॉइड करें। जो स्टेरॉइड वाले नेज़ल ड्रॉप्स हैं उनको बिना डॉक्टर की सलाह के बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर बीमारी के लिए, किसी पर्टिकुलर कंडीशन के लिए डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की होती हैं, और अगर वो बीमारी ठीक हो गई है तो दोबारा उसको अपने आप ना इस्तेमाल करें, क्योंकि वो अंदर इन्फेक्शन पैदा करने की स्थिति ला सकती है। इसलिए केवल सलाइन वाली नेज़ल ड्रॉप्स को आराम से यूज़ करें। जी, और ग्रेटर नोएडा से आशीष जुड़ गए हैं हमारे साथ। आशीष, क्या है आपका सवाल? सर मैम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेरी नाक में जनरली सर्दी आती है तो स्वेलिंग हो जाती है, फूल जाती है, जिसकी वजह से रात में मुझे सोने में दिक्कत होती है, क्योंकि ये सांस नहीं आ पाती है जी, और बलगम नाक से रहता है। जी, तो मुझे कई बार साइनोसाइटिस बताते हैं डॉक्टर, या एलर्जिक रिलेटिव्स भी बोल देते हैं। जी, जी, डॉक्टर सोगी। साइनोसाइटिस और एलर्जिक राइनाइटिस दोनों ही बीमारियों के लक्षण आपने बताए ये हो सकते हैं। लेकिन अगर साइनोसाइटिस है तो आपको उसके लिए एंटीबायोटिक का कोर्स करना होगा, और साथ में ज़रूर हो सकता है कि आपको कुछ एक पर्टिकुलर ऑपरेशन की आवश्यकता पड़े जिससे कि साइनसेस को क्लियर किया जा सके। ये आपका ENT का स्पेशलिस्ट आपको बताएगा। अगर सिर्फ एलर्जिक राइनाइटिस है तो उस केस में जो आपको नेज़ल ड्रॉप्स या जो भी नेज़ल चीज़ें बताई हुई हैं उनको आप लेकर के इसमें रिलीफ ले सकते हैं। इसमें आपको हो सकता है ज़रूरत पड़े स्टेरॉइड के नेज़ल ड्रॉप्स की भी। जी, और गुरुग्राम से धर्मेंद्र यादव जुड़ गए हमारे साथ। धर्मेंद्र, क्या है आपका सवाल? हाँ जी, धर्मेंद्र यादव बोल रहा हूँ, गुड़गांव सेक्टर 48 से जी। जी, अपना सवाल बताएं। हाँ, सर्दी में नाक से पानी आता है जी, नाक से पानी आता है और खांसी होती है जी। जी,
हाँ जी, तो इसके लिए बताएं क्या उपाय जी बेहतर होगा जी। डॉक्टर रस्तोगी। ये बिल्कुल एलर्जी है या वायरल इन्फेक्शन है, तो इन दोनों ही कंडीशन का सेल्फ लिमिटिंग कंडीशन होती है, अपने आप ये ठीक हो जाती है। लेकिन एंटी एलर्जिक दवाएं लेने से इसमें रिलीफ मिलता है। खास तौर से अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश कीजिए। ये मैं अपने सभी दर्शकों को जिन्होंने पहले भी कॉल किया उनको भी कहना चाहूँगा कि विटामिन सी और इस तरह के बाकी जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको लेने से इसमें बेनिफिट मिलता है। तो जिन लोगों को बार बार इस तरह की समस्या हो रही है या क्रॉनिक समस्या है, वो उनको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। रोज़ एक्सरसाइज करें, पानी खूब पिएं और साथ में प्रॉपर न्यूट्रिशन लें, विटामिन्स की फॉर्म्स में, मिनरल्स की फॉर्म्स में, जिससे कि ये बीमारी हो ही ना। जी डॉक्टर रस्तोगी, यूँ तो हम मौसम के बारे में कभी कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, उसकी नब्ज़ टोलना बहुत मुश्किल हो जाता है। कभी मौसम बहुत ठंडा हो जाता है, कभी गर्म हो जाता है। तब ऐसे में आप क्या एडवाइस करेंगे कि हम किस तरह अपना ख्याल रख सकते हैं? फाइनल कमेंट चाहेंगे आपसे। ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा पॉइंट है। इनफैक्ट मैंने कई बार ये चीज़ देखी है कि जो लोग बहुत ज़्यादा कपड़े पहन के बाहर निकल जाते हैं और बाहर धूप निकली हुई है, एक भीड़ भाड़ के मौसम में खड़े हुए हैं, तो उनको बेहोशी और चक्कर भी आ जाता है, जिसको हम लोग कॉमन फेंट कहते हैं। तो एक हद तक हम जो है सर्दी से बचना चाहते हैं और दूसरी हद पे ये हो जाता है कि हमने ओवर ड्रेस कर रखा है और सफोकेशन की वजह से हमें बेहोशी और चक्कर आ जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं हम लोग अपने आपस में खेलते हुए, बातचीत करते हुए इतने मस्त ना हो जाएं कि हमें जो भी लक्षण हो रहा है उसको हम इग्नोर कर दें और बहुत आगे तक वो प्रॉब्लम बढ़ जाए। जहाँ कहीं भी आपको लगता है कि आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं या आपको अब कुछ परेशानी हो रही है, इमीडिएटली वहाँ रुक जाइए, थोड़ी सी ताज़ी हवा लीजिए। अगर आपने टाइट कपड़े पहन रखे हैं तो उसको लूज़ करिए। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पानी बहुत पीजिए, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जाड़ों में भी और गर्मियों में भी। अगर आपको हार्ट की बीमारी है, हार्ट फेलियर के आप मरीज़ हैं, तो पानी आपको अवॉइड करना होगा और इसके लिए आप अपनी डॉक्टर के सलाह से ही काम करें। लेकिन जनरल एडवाइस यही होगी कि पानी ज़्यादा पिएं। डॉक्टर रस्तोगी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमारे लिए अपना कीमती समय निकाला। थैंक यू। तो मौसम कोई भी हो, सर्दी हो या गर्मी हो, ख्याल आपको अपना खुद रखना है, क्योंकि अपना ख्याल रखेंगे तभी आप बीमारियों से खुद को बचा पाएंगे। आज के हमारे इस खास एपिसोड में इतना ही। आप देखते रहिए टोटल न्यूज़।